नमस्कार, कैंडिड कॉन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम लोग हर मंगलवार को प्रोफेसर अबदुबे सर के साथ बातचीत करते हैं और बहुत से विषयों पर एक विस्तृत ढंग से समझने की कोशिश करते हैं सर से। हफ्ते भर की गतिविधियां जो रहती हैं उसमें सर आज जो पहला मुद्दा मेरे दिमाग में है वो सर बिहार में एक अजीब सी चीज हो रही है। चुनाव के अब बहुत मुश्किल से 2 महीने 2.5 महीने रह गए हैं और अचानक से चुनाव आयोग ने कहा कि हम जो चुनाव की जो मतदाता सूची होती है उसका पुनरीक्षण करेंगे, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे और दोबारा से सबको नए नाम जोड़े जाएंगे। फिर उसमें डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। उस डॉक्यूमेंट्स पे भी विवाद है, कुछ अजीबो गरीब टाइप के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, माता पिता के डॉक्यूमेंट्स में आधार नहीं माना जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा वो जटिल उसको बना दिया है। जी। लेकिन अब सर पिछले अभी परसों एक खबर आई कि धीरे से उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, लेकिन सोर्सेस के थ्रू ये कहा जा रहा है कि नहीं, अब वो मान भी लेंगे, डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन से भी मान लेंगे। ये सर जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसका सर दूसरा लॉजिक ये है कि चूंकि राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस पार्टी विपक्ष बहुत सारे सवाल उठाते हैं मतदाता नाम जोड़े जाने पे, तो उनका कहना ये हो सकता है कि हम तो भाई इसको ज्यादा फूल प्रूफ बना रहे हैं। लेकिन ये सब जो प्रक्रिया है ये थोड़ा चौंकाने वाली है, क्योंकि चुनाव के एक 1.5-2 महीने पहले ये कर देना, इसमें सर आप जरा समझाएं कि ये क्या खेल चल रहा है चुनाव आयोग का। ज्ञानेश जी, ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस देश में इस वक्त राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, सभी मसले गंभीर हैं, लेकिन इसकी गंभीरता की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ये केवल बिहार में तो केवल इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। घोषित किया गया है कि बिहार से शुरू होगा। ये दरअसल योजना पूरे देश के लिए है। और अतीत में जितने भी सघन पुनरीक्षण हुए हैं मतदाता सूचियों के, ये उससे भिन्न है। नाम केवल वैसा लग रहा है कि भाई 13 साल पहले जो हुआ था, 2003 में शायद हुआ था, तो वही है, वही दोबारा हो रहा है। ऐसा नहीं है। 2003 में तत्कालीन मतदाता सूचियों में बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल के बाद संशोधन किए गए थे और उससे एक नई मतदाता सूची निकली थी, संशोधित मतदाता सूची निकली थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो मौजूदा मतदाता सूची है उसको अलग रख दिया गया है उठाकर, और नए सिरे से पूरी मतदाता सूची बनाने की योजना है इनकी। और इसमें उन्होंने उसकी जो कसौटियां थी, भाई कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता कैसे प्रमाणित करेगा, कोई व्यक्ति अपना भारतीय होना कैसे प्रमाणित करेगा, कोई व्यक्ति अपनी उम्र कैसे प्रमाणित करेगा, इन सवालों की कसौटियां भी उन्होंने बदल दी हैं। अब आप सोचिए, जब आधार कार्ड आया था तो उसके बारे में कहा गया था कि इससे बड़ा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, सब कुछ आधार कार्ड से आपको लिंक करना पड़ेगा। यहां तक कि नए जो चुनाव आयुक्त आए थे, उन्होंने भी आते ही ऐलान किया था कि हम अब आधार कार्ड से लिंक करने की काफी जोशो खरोश के साथ में योजना चलाएंगे। और देख के ताज्जुब होता है कि आधार कार्ड इसमें मतदाता बनने का आधार ही नहीं। जबकि इससे पहले मैंने तो अपना जो मतदान पहचान पत्र बनाया था, उसमें तो आधार कार्ड से, हम आधार कार्ड के आधार पर बना था, उसको भी हटा दिया गया। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये एक रहस्य का विषय है। और उस इसका रहस्योद्घाटन कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है। मेरा मानना है कि थोड़ा दिमाग लगाएं और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से सरकार के इस काम को देखें, चुनाव आयोग के इस काम को देखें, तो बात समझ में आ जाती है। अब चलिए पहले व्यवहारिक दृष्टि देखें, क्या ये बिहार में संभव है? आप सोचिए, बिहार कितना बड़ा प्रांत है। वहां पर आपको पूरे बिहार में इस प्रकार का सर्वेक्षण करने के लिए, मतदाता सूची बनाने के लिए हजारों ब्लॉक लेवल के अधिकारी नियुक्त करने पड़ेंगे, जो शायद उसमें से काफी कुछ नियुक्त हो भी गए होंगे। क्योंकि ये 25 तारीख से शुरू होने वाला था पूरा मामला। उनको प्रशिक्षण देना होगा। प्रशिक्षण प्राप्त, उसमें कम से कम कितने, 2-3-4 दिन, हफ्ता, हजारों लोगों को कुछ तो समय लगेगा उसके अंदर। फिर वो लोग दरवाजे दरवाजे पर जाएंगे और सबको फॉर्म देंगे, उनको समझाएंगे कि आपको फॉर्म में ये करना है। उनको समय देंगे हफ्ते भर का, या जो भी समय तय किया गया होगा कि भाई इस फॉर्म को भर दीजिए आप। उसके बाद वो उस फॉर्म को लेने भी जाएंगे उनसे। जब वो उस फॉर्म को ले लेंगे, उसके बाद उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि वो कंप्यूटर में उसको भरें, उसकी कीइंग करें कंप्यूटर में। इस बीच में उस जो जिम्मेदार उसकी उस जो जानकारी मिली है, उस जानकारी को वो अपने डेटाबेस से चेक करेंगे
पहला सवाल, वो डेटाबेस कहाँ है जिसके आधार पर वो चेक कर सकते हैं? क्या वो कोई डेटाबेस उपलब्ध है? मेरा मानना है कि इस देश में आप आखिरकार उस अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से ही चेक करेंगे, जिसको आप कसौटी मानते नहीं है। तो इसमें बहुत बहुत ज्यादा घपले हैं। दूसरी बात है, आज तक जब भी किसी व्यक्ति से चुनाव आयोग किसी को वोटर बनाता था, तो उस व्यक्ति को यह साबित नहीं करना होता था कि वो देश का नागरिक है। वो क्लेम करता था कि वो देश का नागरिक है और उसका क्लेम मान लिया जाता था। अब हर व्यक्ति को यह साबित करना है कि वो देश का नागरिक है। इस तरह नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी जो है, वो चुनाव आयोग ने शिफ्ट करके एक सामान्य व्यक्ति के ऊपर डाल दी है। अच्छा, अब आप सोचिए कि इस देश में जहां साक्षरता की दर 100% नहीं है, इस देश में जहां सभी लोग प्रोफेशनल नहीं है, इस देश में जहां सब लोग बाकायदा कैटेगराइज नहीं किए गए हैं, श्रेणियों में उनको दर्ज नहीं किया गया है। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया पिछले 40-50 साल से सघन प्रक्रिया पूरे देश में नहीं चलाई गई है। आधार कार्ड वाले प्रक्रिया को छोड़ दिया जाए, जिसको कि आपने कसौटी में शामिल करने से आपने इनकार कर दिया है। अब बिहार के दलितों और ओबीसी को लिया जाए, मेरी जहां तक जानकारी है, अभी नया सर्वेक्षण नया सेंसस वगैरह होगा, उससे और बात निकल के आएगी। जब तक पुराने सेंसस के आधार पर मैं कह रहा हूं, 15 से 25% लोग ही ऐसे हैं इन समुदायों में जिनके पास जाति सूचक प्रमाण पत्र हैं, बाकी के पास है ही नहीं। जबकि उनमें से हर एक के पास होना चाहिए कि उनको आरक्षण मिलता है, उनको उसके जरिए सशक्तिकरण की प्रक्रिया है, आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं, नौकरियों में लाभ प्राप्त होता है, स्कूलों और यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में प्रवेश का मौका मिलता है, लेकिन उनके पास है नहीं उस तरह के कार्ड। अच्छा, फिर अगर मुझसे पूछा जाए कि वो अपने पिताजी का प्रमाण पत्र दीजिए, जन्म प्रमाण पत्र दीजिए, तो मैं कहां से लाऊंगा? हमारे पिताजी तो जब पैदा हुए थे तो जन्म प्रमाण पत्र का कोई चलन ही नहीं था। और ये बात केवल मैं तो गरीब और अधिकार वंचित लोगों की श्रेणी में नहीं आता। जब मेरे पास ही नहीं है तो वो लोग उन लोगों के पास कहां से होगा? मेरा मानना है कि इतने कम समय में ये हो पाना असंभव है बिहार में। पहले जब 2003 में जब ये पुनरीक्षण हुआ था, तो उसमें 1-1.25 साल का पूरा समय लगाया गया था। अब ये किस आधार पर बिहार जैसे प्रांत में उसको वहां पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उन्होंने बनाया है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है। या तो इसके पीछे कोई जबरदस्त शरारत है, या जबरदस्त अक्षमता और मूर्खता है। इन दो में से कोई एक बात है। या उन्होंने, जैसे कि बीजेपी की आदत है कि हर चीज में एक लिटमस टेस्ट करते हैं, ये कि ऐसा करने तब देखें क्या होता है। इसका एक तुरंत फायदा तो उनकी समझ में ही आता है कि ऑपरेशन सिंदूर और जो विदेश नीति को लेकर सरकार की जो पराजय है, वास्तव में इतनी पराजय और इतनी जिसे कहते हैं कि विफलता मैंने बहुत कम देखी है किसी मसले में। और सरकार ने इसके ऊपर जो चुप्पी कर रखी है ट्रंप के सवाल पर, इन तमाम सवालों पर, इन चीजों से अपोजिशन का, विपक्ष का ध्यान हट जाए, इसके लिए एक ऐसा शगुफा छोड़ो जिसको बाद में उन्हें करना नहीं है, और वो विपक्ष इसी के ऊपर केंद्रित होकर रह जाएगा। अच्छा, अब मान के चलिए सरकार जिद पकड़ जाती है कि नहीं हम हर कीमत पर करेंगे इसको, तब क्या होगा? तब भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना होगी जो अभी तक कभी घटित नहीं हुई। वो ये होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का आंदोलन होगा। आज तक भारत में हर तरह का आंदोलन हुआ है, मुझे नहीं याद पड़ता कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आंदोलन हुआ हो। चुनाव आयोग को अर्जी देना, चुनाव आयोग को प्रतिवेदन देना, मेमोरेंडम देना, ज्ञापन देना, ये एक अलग बात है। कभी कभार थोड़ा बहुत नारेबाजी, धरना वगैरह हो जाए, वो ये सब अलग बात है। लेकिन जन आंदोलन होना, और जब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और वामपंथी दलों जैसे संगठन जिनके अपने अपने जनाधार हैं, आरजेडी का जनाधार तो बहुत ही विशाल और बड़ा है, वो देखा जाए तो बिहार में चुनावी दृष्टि से सबसे बड़ी पार्टी है, वो जब सड़क पे उतरेंगे चुनाव आयोग के खिलाफ, तो भारत के चुनाव आयोग की साख का क्या होगा? तो मैं ये मानता हूं कि ये एक बहुत ही गलत किस्म का निर्णय है, जिसने पूरे चुनाव आयोग की साख को एक बार फिर से दांव पे लगा दिया है। और दांव पे क्या लगा दिया है? इसके बाद चुनाव आयोग की साख गिरनी ही गिरनी है। अगर वो निर्णय को वापस लेते हैं या बीच में स्थगित करते हैं, तो अभी उनकी साख गिर जाएगी। अगर वो उस निर्णय को
ये आग्रह करते हैं कि नहीं हम इसको करके दिखाएंगे, पूरा करेंगे, तब भी उनकी साख गिर जाएगी। और इस पूरी प्रक्रिया का अंत ये होगा कि बिहार की मतदाता सूची में से कम 1 से लेकर 1.25 करोड़ गरीब, अशिक्षित और अधिकार वंचित लोगों के वोट कट जाएंगे। और इससे भारतीय लोकतंत्र को सर्वसमावेशी बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी। जी। सर, एक जो आप बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई आंदोलन हो सकता है, इसकी संभावना है कि लोग सड़कों पे उतरें और वहां पे चुनाव आयोग के खिलाफ करें। सर, दूसरी संभावना जो मुझे लगती है कि क्या पता ये जो शरारत है वो इसलिए हो कि नीतीश कुमार के खिलाफ एक 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उनका स्वास्थ्य भी बहुत ठीक नहीं रहता है, तो और भाजपा के पास अभी वहां कोई चेहरा नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर का झटका लगा है, विदेश नीति का झटका लगा है, चुनाव में तुरंत जाने का कोई बहुत बड़ा मुद्दा भी है नहीं फिलहाल। ऐसे में चुनाव अगर अपनी तरफ से टालें तो दिक्कत है। बेहतर हो कि वो चाहे आंदोलन के जरिए या कोई कोर्ट चला जाए, ये विपक्ष कोर्ट चला जाए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए कि नहीं पहले इसको आप ठीक से करिए, और जब हर आदमी का वो वेरिफिकेशन हो जाए, सारा वोटर रोल सही हो जाए, तब आप चुनाव करा लीजिएगा। तो इसमें भाजपा के लिए विन विन है। इसके सर संभावना कितनी देखते हैं कि कोर्ट की तरफ से इस पे चुनाव अगर ऐसा हुआ तो ये भी ऐतिहासिक होगा कि चुनाव आयोग मतदाता सूचियां बनाने के नाम पर चुनाव को टाल दे। ऐसा कब हुआ? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी हुआ हो। ये तो चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि अगर आपको बिहार की मतदाता सूचियों पर शक था, इस देश की मतदाता सूचियों पर शक था, तो आप इस कार्यक्रम को कोई मना नहीं करता कि आप मतदाता सूचियों को बेहतर बनाएं। मतदाता सूची ही वो बुनियादी आधार है जिस पर खड़े होकर सारा चुनाव जीता हारा आता है। चुनाव के निष्पक्ष और स्वतंत्र होने की कुछ संभावनाएं प्रकट होती हैं। तो अब है क्या कि मतदाताओं को निकालने और डालने की प्रक्रिया जो दिल्ली में इन्होंने चलाई थी, उसके अंदर तो वो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 इस्तेमाल किए जाते हैं। उस प्रक्रिया को आम आदमी पार्टी ने उसका भंडा फोड़ दिया था उसका, तो उसको ज्यादा वो प्रभावी नहीं बना पाए उसको। अब ये इन्होंने ये जो किया है, अब इसमें केवल ये नहीं मैं मानता हूं इसमें केवल विपक्ष के ही वोट कटेंगे। देखिए, आज भी बिहार के जो दलित हैं वो मोटे तौर पर जो सत्ताधारी गठजोड़ है उसके साथ है। अगर मुझसे पूछा जाए, पासवान बिरादरी इन लोगों के साथ है, दूसरे जो मुसहर बिरादरी है वो भी, उनके नेता भी इधर हैं, इनके साथ है। वोट इनके भी कटेंगे, अति पिछड़ों के वोट कटेंगे। यादवों के पास तो होंगे अपने प्रमाण पत्र, यादव तो आगे बढ़े हुए लोग हैं थोड़े, लेकिन अति पिछड़ों के वोट भी कटेंगे जो नीतीश कुमार के लोग हैं, चिराग पासवान के मुसलमानों लोग के साथ ज्यादा मुझे लगता है कि इम्पैक्ट मुसलमानों पे आएगा, क्योंकि उनको शायद प्रूव करना ज्यादा मुश्किल हो। नहीं, मुसलमानों पे भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन दलितों पे भी इम्पैक्ट आएगा, अति पिछड़ों के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा, सबके ये दोनों तरफ मार करेगा। ऐसी बात नहीं है कि केवल इंडिया गठबंधन के ही वोट कटे, किसी के भी कोई भी वोट कट सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है। या फिर इसके अंदर ये होगा कि भाजपा अपने वोटरों को बड़ी होशियारी से, उनके पास कार्यकर्ता हैं, सक्रिय लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैकिंग है, तो उनके जरिए ज्यादा अपने वोटों को जोड़ लेंगे। जब वोट कटते हैं और इस प्रक्रिया में वोट कट रहे हैं, अगर इसके अंदर फॉर्म 6 और 7 का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, नई मतदाता सूची ही बन रही है, उस प्रक्रिया में किसी को भी नुकसान हो सकता है। और चुनाव जो सुव्यवस्थित तरीके से होना चाहिए, वो पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाएगी, अराजक तरीके से सारी प्रक्रिया चलाई जाएगी और सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। भाई, ऐसा कौन सा जादू है इनके पास में कि इतना सघन सर्वे ये लोग इतना कम समय में करवा लेंगे। अगर ये 1 साल पहले ये बात शुरू करते तो बात समझ में आती, तब विवाद ही पैदा नहीं होता। तब तो लोग मेहनत दौड़ धूप करके पार्टी कार्यकर्ता मदद करते, लोगों के लिए कागजात जुटाते, या ये बहस भी हो जाती कि भाई आपने आधार कार्ड क्यों निकाल के बाहर रखा है, आपने पैन कार्ड क्यों निकाल के बाहर रखा है। इस प्रकार की बहसें भी होती। तो चुनाव आयोग उन बहसों पर गौर करके उन चीजों को जो उन्होंने प्रमाण पत्रों की सूची बनाई है उनमें जोड़ भी देता। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं उसके अंदर। अच्छा, अभी तक आप अनधिकृत रूप से कह रहे हैं कि ऐसा जोड़ लेंगे वैसा जोड़ लेंगे। अरे भाई, अनधिकृत रूप से क्यों कह रहे हैं? जो कुछ समय कहाँ है आपके पास? जो कुछ कहना हो आपको अधिकृत रूप से कहिए। जी सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा बलून बनता जा रहा है जो कि कब फटेगा पता नहीं।
बातें छन छन के आ रही हैं, सवाल पूछना मना है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और सेना के प्राइड, सेना के गर्व की बात है। लेकिन सर सेना के भीतर से ही रह रह के बातें आती हैं। अभी सीडीएस ने एक बयान दिया। अब ये जो सर डिफेंस अटैचे हैं इंडोनेशिया में, कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ जहाज जरूर गिरे, लेकिन इसलिए गिरे कि सरकार ने हमें हमारे हाथ बांध रखे थे और कहा था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस पर हमें अटैक नहीं करना है। और फिर बाद में हमने रणनीति बदली तो सीज फायर हुआ। मोदी जी ने कहा था कि हमने तो सेना को खुली छूट दे दी है। जैसे ही सर इस पे बहस शुरू होती है, सरकार की तरफ से एक बयान आता है कि नहीं नहीं, इसको मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये लोग जो है मिस कोट कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, उनका ये मतलब नहीं था। चाहे वो जयशंकर जी का बयान हो, चाहे वो किसी बयान, कितना भी क्लियर कट ऑडियो वीडियो हो, लेकिन वो सरकार तुरंत कहती है कि नहीं नहीं आप लोग तो गलत समझ रहे हैं, वो ऐसा उनके कहने का मतलब नहीं था। ये सर जितना छुपाते जा रहे हैं, ये सर आपको लगता है कि एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? इसको बता दे तो शायद ज्यादा बातें क्लियर हो जाएंगी और एक बार बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, कुछ देखिए, इन विमान लोगों गिरे की गिरे, राजनीति उसकी पूरी। करने की ज्ञानेश जी, इन लोगों की राजनीति करने की शैली जो है, उसके अंदर जो कीवर्ड है वो है मैनेजमेंट, प्रबंधन। ये लोग मानते हैं कि हर चीज को प्रबंधित किया जा सकता है और उस हद तक उसको प्रबंधित करते रहो जब तक कि वो मसला पुराना ना पड़ जाए, लोग उसको काफी कुछ भूल जाएं, उसको पत्रकार भी उसका सवाल उठाते उठाते बोर हो जाएं, क्योंकि ये मसला बहुत बड़ा है। भारत पाकिस्तान के बीच में एक 4 दिन की फौजी झड़प हुई थी, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप वगैरह ये सब लोग और मुस्लिम देश, सऊदी अरब, ये सब लोग भी शामिल हैं इसके अंदर, है? इसलिए ये मसला दब नहीं रहा है। अच्छा, फौज अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान होता है, उसमें तरह तरह के लोग होते हैं जो कि कभी ना कभी कुछ बोल सकते हैं। बहुत सारे रिटायर्ड फौजी भी बोलते हैं, उनका भी महत्व होता है। अब वहां पर कैप्टन शिव कुमार ने, जो कि मिलिट्री अटैची हैं, उन्होंने ये वक्तव्य दे दिया। अब जैसे ही ये वक्तव्य सामने आता है, लोगों को जयशंकर का वक्तव्य याद आ जाता है। जयशंकर का वक्तव्य और इनका वक्तव्य मिलता है बिल्कुल आपस में, और फिर सीडीएस का वक्तव्य याद आ जाता है। सीडीएस के वक्तव्य की पूरी कोशिश ये थी कि किसी तरीके से सरकार का जो पॉलिटिकल डिसीजन था, उस पॉलिटिकल डिसीजन के ऊपर से फोकस हटे और मिलिट्री इसकी पूरी जिम्मेदारी ले ले कि भाई रफाल गिरे हैं, जो विमान गिरे हैं वो फौज की गलती से गिरे थे। जबकि जयशंकर का वक्तव्य ये बताता है और कैप्टन शिव कुमार का वक्तव्य ये बताता है कि इसके पीछे सरकार का पॉलिटिकल डिसीजन काम कर रहा था। देखिए, सरकार जब कहती है कि हमने फौज को पूरी छूट दी है, तब वो पूरा फौज को मनमाना युद्ध करने की छूट नहीं देती है सरकार। कोई सरकार नहीं देती है फौज को मनमाना युद्ध करने की छूट। वो तो ये बताती है कि आपको ये काम करना है, इस काम के लिए जो रणनीति बनानी है उसके लिए आपको पूरी छूट है। कौन सा विमान हमला करने के लिए जाएगा, कौन सा बम गिराएगा, किस वक्त बम गिराएगा, आपकी रडार कैसे काम करेंगे, आपकी रणनीति क्या होगी, आपकी टैक्टिक्स क्या होंगी, आपकी कार्यनीतियां क्या होंगी, ये सब सब चीजों की छूट होती है फौज को। फौज को बताया जाता है कि आपको एलओसी क्रॉस करनी है या नहीं करनी है। ऐसा थोड़ी ना है कि फौज को छूट दे दो, फौज चली जाए और इस्लामाबाद और लाहौर की ऊपर अटैक कर दे, चली जाए, विमान चला जाए, वो चीन की सीमा में घुस जाए और शंघाई और पेइचिंग के ऊपर अटैक कर दे, वहां गिरा दिया जाए उसको। ये छूट तो ना होती है इनको। तो इनको छूट ये दी गई थी, लेकिन उनको एक पॉलिटिकल डिसीजन लेके बताया गया होगा कि भाई आपको पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पे हमला नहीं करना है, केवल आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना है। जैसे ही आपने ये उनको ये सीमा बांधी, समझ लीजिए आपने दोनों हाथ नहीं खुले रखे, एक हाथ उनका पीठ के पीछे बांध दिया, तो उसके अंदर तो नुकसान होना ही था। तो ये चीज जो है सरकार किसी तरह अपने मुंह से नहीं कबूल करना चाहती। सीडीएस ने काफी सरकार की मदद की। मैं समझता हूं उनका वो वक्तव्य जो था, जो विदेश में दिया गया था, वो वक्तव्य एक राजनीतिक वक्तव्य था। सीडीएस की पोस्ट ही राजनीतिक पोस्ट है, उसका भारत में फौजों के संचालन से कोई संबंध नहीं है। जब जनरल रावत का देहांत हुआ तो उसके बाद लंबे अरसे तक सीडीएस था ही नहीं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वायुसेना अध्यक्ष ना हो, एक वायुसेना अध्यक्ष हट जाए, दूसरे वायुसेना अध्यक्ष को नियुक्ति में 1 साल या 6 महीने या 8 महीने का फर्क हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भारतीय फौजों का संचालन सीडीएस पर निर्भर नहीं है। सीडीएस एक राजनीतिक पोस्ट है जो सरकार की मर्जी से जिसकी नियुक्ति होती है। उसका काम दरअसल सरकार की जो रक्षा नीतियां हैं उनको पुष्ट करना है और सरकार की मदद करना है। तो ये बिल्कुल स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। कैप्टन शिव कुमार ने जो कह दिया है, उन्होंने अपने लिहाज से सच्चाई कही है। इस सच्चाई के बाद तो अब और कुछ कहने की और सबूत पाने की जरूरत नहीं है।
इस सरकार ने इतनी बड़ी-बड़ी गलतियां की हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। वो कितना भी प्रबंधन करने की कोशिश करे, कितना भी सारी बातों को पृष्ठभूमि में ढकेलने की कोशिश करे, अंततः ये खुलेगा और इसका इस सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। सरकार भी इस बात को समझ गई है। उसने भी ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना और उसके लिए गाजा बाजा करना ये सब बंद कर दिया है। अब नरेंद्र मोदी ये कहीं होर्डिंग नहीं दिखते, कहीं वो अब फाइटर जेट पायलट की पोशाक में नहीं दिखाई पड़ते। बस एक थोड़ा सा प्रयोग उन्होंने करके देखा था। अब वो भाषण भी देने बंद हो गए हैं कि हमारी रगों में पिघला हुआ सिंदूर बह रहा है। ये सब भी बंद हो गया है। तो वो सरकार समझ गई है कि इस मामले पर जितनी जल्दी मिट्टी डाल दी जाए उतना अच्छा है। अब वो दिक्कत की बात ये है कि बीच-बीच में ऑपरेशन सिंदूर का प्रेत जो है ना, वो निकल पड़ता है। जी। सर, एक और बात है जो मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहता हूँ। सर, मुझे नहीं याद पड़ता क्योंकि मेरा अनुभव तो बहुत कम है आपसे, लेकिन विदेश नीति हमारे देश में कभी भी पब्लिक डिस्कशन का कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहता था। देश की बहुत सारी समस्याएं थी जो लोग बात करते थे, लेकिन मोदी जी ने पिछले कुछ सालों से, या भाजपा ने, या जो भाजपा के समर्थक सोशल मीडिया वाले हैं, वो उन्होंने एक नया वो शुरू किया कि डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका बज रहा है। मुझे सर जो मैं देख पा रहा था कि चूंकि सरकार किसी भी फ्रंट पे परफॉर्म नहीं कर रही थी, तो एक ये डंका बजने वाला एक ऐसी चीज है जो कि क्वांटिफाइबल नहीं है। डंका क्या, कितना, कैसे बजता है, इसका कोई पैमाना नहीं है नापने का। तो कुछ भी बोलो कि अमेरिका हमारे यहाँ आएगा, अमेरिकन हमारे यहाँ वीजा लेने आएंगे, ये सब आप कुछ कुछ बोलते रहिए। लेकिन सर क्या हो रहा है कि अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद या जो भी सीज फायर ट्रंप ने कराया, उसमें जैसे जैसे साफ हो रही है परिस्थितियां कि भारत के साथ कोई देश डट के खड़ा नहीं है। ट्रेड डील सर एक करने जा रहे हैं, मैं जरा उस पर भी आपका चाहूंगा एक वक्तव्य कि जो ट्रेड डील यूएस से करने जा रहे हैं मोदी जी, उसमें एक तरफा वो ट्रेड डील है, यूएस ने डिसाइड कर लिया, आपको सिर्फ साइन करना है, उसमें आपका कोई कहना नहीं है आपको कि मुझे ये कर दीजिए, ऐसे ऐसे बार्गेन कर लेते हैं, उसमें आपका कोई से नहीं है ये। लेकिन सर ये भी एक बलून है जो कि फटना चाहिए कि डंका तो कहीं नहीं बज रहा है, और मोदी जी अब फिर से निकल गए हैं कुछ 5 देशों की यात्रा पर, अर्जेंटीना कहीं कहीं जा रहे हैं। इस पे सर बताएं कि ये पब्लिक डिस्कोर्स जो जो उन्होंने खड़ा किया, तो वही शायद डूबने का कारण बनेगा कि इसी बात पे मोदी जी सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट हो जाएंगे कि कहीं आपका कोई डंका नहीं बज रहा है। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हालिया इंटरव्यू आप देखिए। एक अंग्रेजी के अखबार में पूरे पन्ने का इंटरव्यू उनका छपा था, जिसमें वो कह रही हैं कि अमेरिका के साथ में जो डील होने वाली है, इसकी ट्रंप ने घोषणा की है, वो डील होनी चाहिए। वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ जब डील होगी तो उसका हमें फायदा होगा। ठीक है, उनकी बात है, मैं इन बातों पर नहीं कर रहा। साथ में उन्होंने 2 बातें और कही हैं। उन्होंने कहा है लेकिन इस डील में हमने कुछ लाल रेखाएं खींची हैं, कुछ रेड लाइन्स हमने इस डील में खींची हैं। उसमें एक रेड लाइन ये है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है ना, वो एक रेड लाइन है उसके अंदर। अच्छा, एक और उन्होंने रेड लाइन का जिक्र किया है। कांग्रेस ने जो सवाल उठाए हैं और हमारे जैसे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये केवल कांग्रेस की सवाल नहीं है, उससे पहले हम लोग ये सवाल उठा चुके हैं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो उनके लिए खोल दिया जाए। ऐसा अगर होगा तो वो भी भारत के इतिहास में पहली बार होगा। वो जीएम सोयाबीन, जीएम मक्का, जीएम कपास, ये जो अ, अत्याधुनिक किस्म की टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा की गई फसलें हैं, जिसमें बीज नहीं पैदा होता है, केवल फसल पैदा होती है और हर बार आपको बीज लेने पड़ते हैं, उन सबको भारत में उनका आयात करने के लिए छूट देने की मांग कर रहे हैं। अगर कृषि का क्षेत्र पहली खुल गया, अभी तक केवल उद्योग और सेवा क्षेत्र ही खुलता था क्रमशः, या एक मुश्त, तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से अमेरिका निर्भर हो जाएगी और अमेरिकी माल जो है भारतीय बाजारों में टूट के आएगा। और सबसे ज्यादा भारत का, चाहे पोल्ट्री किसान हो, चाहे फसल उगाने वाला किसान हो, चाहे पिगरीज वो वाले किसान, ये सारे के सारे किसानों के ऊपर जबरदस्त चोट होगी। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री के इस स्पष्ट बयान के अलावा कुछ भी निकल के नहीं आया है। सब लोग चुप्पी लगाए बैठे हुए। ट्रंप खुल के इस बात को कह रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि हमने संघर्ष विराम करा दिया, उसमें भी 1.5 घंटे तक भारत सरकार चुप्पी बनाए रही। 1.5 घंटे बाद भारत सरकार ने उसकी तस्दीक की और आज तक नहीं बताया कि भाई ट्रंप ने पहले क्यों कहा, आपने पहले क्यों नहीं कहा। अच्छा, अब ये लोग भी इसके भी प्रबंधन का कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। अभी तक इन्हें कोई ट्रिक नहीं मिली है
कोई हथकंडा नहीं मिला है जिससे वो इसको मैनेज कर सकें। क्या मीडिया स्पिन दिया जाए इसके अंदर, कैसे पब्लिक को उल्लू बनाया जाए, कैसे बहस को पटरी से उतारा जाए, ये सब हथकंडेबाजी में लगे हुए हैं। मामला बिल्कुल साफ है। ट्रंप ने इनको बता दिया है कि आपको ये करना है। इसमें तो डिफेंस डील वाला मसला भी बहुत जबरदस्त रूप से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं दो रेड लाइंस का उन्होंने जिक्र किया है, उसमें एक रेड लाइन कृषि क्षेत्र की है और एक दूसरी रेड लाइन डिफेंस क्षेत्र की होगी, क्योंकि F-35 विमान जो है वो दुनिया का सबसे महंगा विमान अमेरिका भारत को बेचना चाहता है। और वो अगर भारत ने अभी तक उसकी हानि की है, ट्रंप का दबाव है, उसको आप खरीदिए, तो बहुत ज्यादा परिस्थितियां भारत के लिए बहुत विषम होने वाली हैं। और मोदी जी पूरी तरीके से उन्होंने भारत को अमेरिका का पिट्ठू बना दिया है। खुद तो वो ट्रंप के पिट्ठू हैं ही, दोनों के बीच में एक तरफा इश्क चल रहा है। मोदी जी उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, ट्रंप को उनसे कोई मतलब नहीं है। इस पर से जहां तक विदेश नीति का सवाल है, भारत की विदेश नीति का पिछले 10-11 साल से केवल एक ही लक्ष्य है कि किस तरह मोदी जी का व्यक्तित्व और चेहरा चमकाया जाए। पूरी विदेश नीति जितने भी आयोजन होते हैं वो मोदी जी की फोटो अपॉर्चुनिटीज में पतित हो गए हैं। इसके अलावा इनके पास ना कोई डॉक्ट्रिन है, ना कुछ है, कोई कुछ भी नहीं है। इनके पूरे दक्षिण एशिया में भारत अकेला पड़ा हुआ है, कोई भी देश इनके साथ नहीं है। तो ये स्थिति है। बहुत कई आप मंत्रालयों का आप देखें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की क्या हालत है हम लोग जानते हैं, गृह मंत्रालय की हालत क्या हम जानते हैं, रक्षा मंत्रालय की स्थिति क्या है हम लोग जानते हैं, और विदेश मंत्रालय की क्या स्थिति है। सब ये सारा डबल जीरो। मोदी जी की सरकार का मतलब है डबल जीरो। सर एक आखिरी सवाल जरा मैं उत्तर प्रदेश पे कर लूं। सर उत्तर प्रदेश में चूंकि बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं और शायद मेन स्ट्रीम मीडिया उसको उस ढंग से कवर नहीं करता, लेकिन सर यहाँ पे भी राजनीति एक दूसरे ढंग से शक्ल अपनी एक शेप ले रही है। वो सर यहाँ दो जातीय हिंसाएं हुई। हिंसा क्या, दो घटनाएं हुई। एक सर आपको याद होगा वेस्टर्न यूपी में एक ओबीसी समाज के एक आदमी ने वो एक कुछ भागवत पाठ वगैरह करते थे, उस पर ब्राह्मणों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया, उनके ऊपर पेशाब छिड़का, उनको मारा पीटा, गाली गलौज किया। दूसरा सर 2 दिन से इलाहाबाद में यहाँ प्रयागराज में चल रहा है, भीम आर्मी के जो चीफ हैं, जो सांसद भी हैं चंद्रशेखर आजाद, वो आए थे और वहां पे काफी हिंसा हो रही है। जो मुझे सर कल से रिपोर्ट्स मिली और कल से वहां से फोन भी आ रहे हैं कि वहां पे पुलिस की एक ज्यादती, वहां दमन चालू हुआ, वहां पे उठा उठा करके, चूंकि वहां शायद 15-20 गाड़ियां फूंक दी गई थी और काफी वहां पे शुरू किया हुआ है पुलिस ने अत्याचार दलितों के ऊपर कि बिना कुछ सोचे समझे उठा के बंद करो, मारो पीटो। ये सर योगी सरकार के लिए कितना घातक है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए पीडीए अपना वो एक पिच कर रहे हैं, एक उनका फॉर्मूला। ये आपको लगता है कि ये योगी सरकार के लिए आखिरी फाइनल से स्टेज पे जा रही है स्थिति? देखिए, योगी सरकार का तो शुरू से ही, योगी सरकार कहने की बजाय मैं कहूंगा खुद मुख्यमंत्री का शुरू से ही रवैया ये रहा है कि वो केवल मुसलमान विरोधी बयानबाजी करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरती बयान करेंगे, उनके खिलाफ अशिष्टता दिखाएंगे, मौखिक हिंसा करेंगे, वाचिक हिंसा करेंगे। ये वो लगातार, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी जिस सतर्कता से एक सामाजिक समीकरण बनाती है सब जगह में, इसकी उन्हें कोई खास चिंता है नहीं। भाई, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जो सफलताएं हासिल की, वो सफलताएं असाधारण हैं। सबसे पहले 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, फिर 2017 का विधानसभा चुनाव जीता, उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव जीता उत्तर प्रदेश से, फिर 2022 का विधानसभा चुनाव जीता। थोड़ा बहुत वोट कम ज्यादा होता रहा, सीटें कम ज्यादा होती रही, लेकिन दरअसल देखा जाए तो ये 4 लगातार सफलताएं जो हैं, बहुत ही असाधारण सफलताएं थी उत्तर प्रदेश में। ये सफलताएं केवल योगी जी की जो मुसलमान विरोधी लफाजी है उससे नहीं मिल सकती थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में तो योगी जी केंद्र में थे ही नहीं। उसके 2017 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी योगी जी केंद्र में नहीं थे, उसके बाद वो केंद्र में आए हैं उसके। तो भाजपा ने बड़े हिसाब से, बहुत ध्यानपूर्वक, लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की जमीन पर उसकी जो पराजय हो रही थी उसको पलटने के लिए वहां पर एक बहुत बड़ी एक हिंदू एकता बनाने की कोशिश की थी, और उनको 45 से 50% के इर्द गिर्द उनको वोट मिलने लगा था, और 4 चुनावों में लगातार मिला, तो उससे लगता है उसमें एक स्थायित्व आ रहा था। इनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। किस तुफैल में बनाया, क्यों, ये तो हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे, कर भी चुके हैं कई बार। लेकिन इनके बाद से वो चीजें गड़बड़ा गई, और उस गड़बड़ाहट का पहला संकेत मिला 2022 के चुनाव में, जब इनके
जब इनका एक उप मुख्यमंत्री चुनाव हार गया, इनके 14 मंत्री चुनाव हार गए, इनकी 45 कितनी 53-54 सीटें भी कम हो गई इनकी। तो ये संकेत मिल गया और उस संकेत की इन्होंने कोई परवाह नहीं की। और आप देखिए 2 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसके अंदर बाकायदा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गई। अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति के इस रुझान में कोई संशोधन नहीं हुआ है। केंद्र सरकार जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जिसकी बागडोर अभी भी योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा और विवाद है। एक तरह की रनिंग बैटल दोनों के बीच में चल रही है। और अभी तक भाजपा आलाकमान ये तय नहीं कर पाया है कि वो करेक्टिव मेजर्स कौन से हैं, कोर्स करेक्शन कौन सा है जिसके जरिए वो 2024 की स्थिति फिर दोहराई ना जाए, इसकी गारंटी कर पाए। और योगी आदित्यनाथ का साफ मानना है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आपके कार्यक्रम में भी कह चुका हूं, कैंडिडेट कन्वर्सेशंस में भी कह चुका हूं, वो कहते हैं कि हम तो इसी तरीके से करेंगे। आपको अगर दलित वोटों की चिंता है, आप ओबीसी वोटों की चिंता है, आप अपना प्रबंधन कीजिए। आप बड़े 30 मार खाए प्रबंधन करने में, आप आइए और सब ये टीम टाम अपना कीजिए। हम हिंदुओं के नेता हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम इसी तरीके से अपनी तलवार भांजेंगे। तो अब ये असल में भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति संबंधित जो अंदरूनी संकट है, मुझे लगता है कि ये उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है, जिसके अंदर सामाजिक जो जैसे संवेदनशीलताएं हैं उनकी कोई परवाह नहीं की जा रही है। प्रशासन जो है उस हिसाब से काम नहीं करता है सामाजिक संवेदनशीलताओं के लिहाज से, उसकी आप परवाह नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है इन तमाम चीजों से भाजपा को राजनीतिक नुकसान हो रहा है। अगर 2000 जो अभी अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, अगर कोई बहुत बड़ा मुद्दा भाजपा के पक्ष में नहीं गया और कुछ ऐसा नहीं हुआ इससे भाजपा के पक्ष में बाकी सारी चीजें लोग भूल जाएं और भाजपा मय एक बार हो जाए, तो भाजपा को विधानसभा चुनाव में भी बहुत नुकसान होगा और उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान होगा। अब इस बीच में ये योगी आदित्यनाथ से किस तरह छुटकारा प्राप्त करें, ये इनके सामने बड़ी बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी इस बारे में सोचना है और इन लोगों को भी इस बारे में सोचना है। जी, तो सर आज का समय खत्म हो गया है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि बिहार के वोटर रोल की जो डेवलपमेंट उस पर नजर बना के रखें, उत्तर प्रदेश की राजनीति देखें और मोदी जी की विदेश नीति जरूर देखते रहें कि वो किस दिशा में जा रही है। और बहुत सारे खुलासे अभी जल्दी होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।